अल्पविराम की बात हम कर रहे थे, जो कि अर्धविराम से और अल्पविराम का दोनों का आपस में एक तरीके से मिलान है और अर्धविराम की जगह अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह लिखने में थोड़ा आसान होता है और उसके स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, चाहे आप अल्पविराम का प्रयोग करें और चाहे अर्धविराम का प्रयोग करें। इसके बाद में अब हम अल्पविराम को भी सीखते हैं, तो अल्पविराम आप देख ही रहे हैं, थोड़ा-सा ये पृथक चिन्ह के रूप में जिसे हम जानते हैं, कॉमा भी कहते हैं। ये अल्पविराम का एक क्षेत्र होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको रुकना है। ये भाषा शैली के बोलने में हम कैसे बोलेंगे, जहाँ पर ये अल्पविराम लगा होता है, वहाँ पर थोड़ा-सा थोड़ा-सा हम रुकते हैं और उसके बाद में उसके आगे हम उस वाक्य को पढ़ते हैं। मतलब ठहराव होता है और थोड़ा-सा हम फिर आगे रुक करके उस वाक्य को पढ़ लेते हैं। और इसमें ऐसी स्थिति जब आती है जब किसी भी वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और उसकी बात कई वाक्यों को लिख करके या पढ़ करके पूरी हो पाती है, तब ऐसी स्थिति आती है। इसके उदाहरण के लिए हम ऊपर वाला ही उदाहरण आप देख लेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वही इसके उदाहरण में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो विराम आता है, जो चिन्ह आता है, उसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन इससे पहले इसका एक प्रयोग और हम बता देते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए एक साथ, किसी की विशेषता बताते हुए या फिर बहुत सारे शब्दों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें। इस प्रकार की स्थिति अगर कहीं पर बनती है तो वहाँ पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। यह प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है जिस वाक्य में हमसे कोई प्रश्न किया जाता है, हमसे कुछ पूछा जाता है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे तो आप साधारणतः जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम लगाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं और जब शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम, नंबर 6 पर आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर कोई आश्चर्य की बात कही जाए, जहाँ पर कोई ऐसी बात कही जाए जो हम कभी सोच नहीं सकते, कभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, कभी हमारी समझ में वो बात हमारी समझ से मान लिया परे है। ऐसी अगर बात हमें सुनने को मिले या हम लिखें या हम देखें, उस दृश्य को, देखा हुआ दृश्य अगर हम भाषा शैली में लिखेंगे तो भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कहीं पर घृणा होती है वहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर भय होता है वहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हंसी होती है वहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इस किसी भी रूप में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जिसका रूप इस प्रकार से है। इसके लिए हम एक उदाहरण आपको देते हैं। देखिए, जो उदाहरण है, वाक्य है ओह मेरा परीक्षा में प्रथम स्थान है। मतलब कोई विद्यार्थी जिसने मेहनत की है और जो उसकी उम्मीद है कि वो सोचता है कि मैं प्रथम स्थान आऊँ, पर वह उससे भी ज़्यादा अगर ऊपर आ जाता है, ऑल ओवर प्रथम आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ आ जाता है, तो उसके लिए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं और इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। ये जो उद्धरण चिन्ह है, ये क्या काम करता है?
ये काम करता है किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों अगर हम बोलते हैं और उसको लिख करके हम प्रकट करते हैं तो उसको उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। मतलब जैसा उसने कहा है, जैसा शब्द प्रयोग किया है, जैसा संबंध उसमें लगाया है, उसके किसी भी शब्द को हम नहीं बदलते हैं, किसी भी प्रकार के संबंध को नहीं बदलते हैं, उसमें अपनी भाषा शैली प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी जगह पर वो भाषा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखी जाती है, उस बात को जो कहते हैं जो किसी और ने कही है। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा, और एक कहलाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसमें जो दोहरा उद्धरण चिन्ह आप देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कामा जो देख रहे हैं, यह प्रयोग किया जाता है किसी की कही हुई बात के लिए, और इकहरा जो उद्धरण चिन्ह देख रहे हैं, ये प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्यांश को या शब्द को अलग से दिखाने के लिए, मतलब कहा जाए तो एक हाईलाइट का प्रयोग करता है, ये अलग प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पर इसका इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कभी कभी संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो अब हिंदी के जो पाठ का नाम है, उस पाठ का नाम जब हम लिखेंगे तो उसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जब हम लेखक का नाम लिखेंगे तो उसमें भी इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किसी की कही हुई बात को जैसा का वैसा ही अगर हम कहते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसमें लिखने में हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी की परिभाषा अगर लिखते हैं तो वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है। किसी का कथन लिखते हैं वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। कहावत होती है वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है। अब नंबर 8 पर आता है योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह का नाम संयोजक चिन्ह भी है, सामासिक चिन्ह भी है। इसे 3 नामों से जाना जाता है, और इसका जो निशान है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये है इसका निशान। अभी इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये निशान है आपका, ये कलर में नहीं आ रहा है। जहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है, ये जो इसका चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग योजक चिन्ह के रूप में, संयोजक चिन्ह के रूप में, सामासिक चिन्ह के रूप में किया जाता है। पर किया कहाँ जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ कहीं पर विपरीतार्थक शब्द दिए हों, यानी विलोम शब्द दिए हों, उनके बीच को एक साथ लिखना हो, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर इस चिन्ह का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर किसी एक शब्द को 2 बार दिखाना हो, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो प्रयोग करने के प्रकार हैं वो कुछ दिए गए हैं, जैसे विपरीतार्थक है, या फिर दोनों खंड प्रधान, जहाँ पर दोनों खंड मतलब मुख्य होते हैं, और उन मुख्य खंडों के बीच में इस योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब ये योज करता है। और कहीं पर सहचर शब्द हों, मतलब एक जैसे शब्द हों, वहाँ पर प्रयोग करता है। संयुक्त अगर क्रियाएं आ जाएं तो वहाँ पर प्रयोग होता है। और एक ही शब्द 2 बार लिखा जाए वहाँ पर प्रयोग होता है। या किसी के कारक के स्थान पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर आता है निर्देशक चिन्ह। ये निर्देशक चिन्ह है, तो जरा इसे ध्यान से देखें। ये निर्देशक चिन्ह और ये है आपका संयोजक चिन्ह। इसमें थोड़ा ही अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। निर्देशक चिन्ह और संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, ये चिन्ह जो प्रयोग किया जाता है, इसका आकार योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है और इससे थोड़ा अगर हम बड़ा कर देंगे तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये चिन्ह निर्देश देगा कुछ आपको, मतलब कोई भी वाक्य लिखा जा रहा है, कोई पद लिखा जा रहा है, और उस पद के विवरण को आगे अगर हमें कोई निर्देश देना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम निर्देशित चिन्ह कहते हैं। तो अभी हम आप